औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं टेंसेस की एक सीरीज़ जिसमें टोटल 12 वीडियोस होंगी और ये शॉर्ट वीडियोस होंगी। हर एक वीडियो में हम एक टेंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इन वीडियोस को आपने कम्प्लीटली वॉच करना है। इनको वॉच करने के बाद इंशाल्लाह आपका जो टेंसेस को लेके आपके माइंड में कन्फ्यूजन्स थी वो क्लियर हो जाएंगी और इंग्लिश लैंग्वेज राइट करते वक्त आप कॉन्फिडेंट होंगे। इंशाल्लाह आपको वो जो एक अनश्योर होते हैं ना कि हम मिस्टेक्स ना हो रही हो, हमारे सेंटेंसेस पता नहीं करेक्ट हैं या नहीं है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है टेंसेस। इसके अलावा भी जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह मैं उन पे वीडियोस बनाऊंगी, तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। टेंसेस जो होते हैं इनमें दो चीज़ें सबसे पहले हमारे माइंड में आती हैं जब हम टेंसेस का एक ओवरव्यू लेते हैं। एक होती है टाइम और एक होता है वर्क। टाइम कितनी तरह का होता है? टाइम एक तो जो चल रहा है प्रेजेंट वो होता है, एक पास्ट जो कि गुजर चुका है और एक फ्यूचर जो कि आने वाला है। टाइम तीन तरह का होता है। अच्छा, वर्क का क्या मतलब है? यानी जिस काम के बारे में, जिस इवेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या वो चल रहा है अभी, या वो मुकम्मल हो चुका है, या वो यानी कि वो परफेक्ट है, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस है। ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि टेंसेस से हमें दो चीज़ें मालूम होती हैं। कोई भी काम कौन से वक्त में हो रहा है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, और कोई भी काम कितना हो चुका है, यानी कि अभी जारी है, मुकम्मल हो चुका है या फ्यूचर में होगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें टेंसेस से पता चली हैं। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें टेंसेस की पहचान अगर कहा जाए, हमें बहुत सारे टेंसेस दिए जाए और हमें कहा जाए कि आप इनमें से पहचानें कि फ्यूचर का टेंस कौन सा है, पास्ट का कौन सा है और प्रेजेंट का कौन सा है, तो जो उनकी आइडेंटिफिकेशन है वो हम हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से किस तरह से कर सकते हैं। यह अपने हेल्पिंग वर्ब याद रख लेने हैं। प्रेजेंट टेंस जब भी होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होंगे? डू या डज। डू कहाँ पे लगता है, डज कहाँ पे लगता है, वो हम आगे जाके डिटेल से डिस्कस करेंगे। इज, एम, आर एंड हैज, हैव, ये सारे हेल्पिंग वर्ब अगर किसी सेंटेंस के अंदर हैं तो वो प्रेजेंट का टेंस होगा। पास्ट का जो टेंस होता है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वो हमारे पास है डिड, वाज, वर या हैड। और फ्यूचर में हमारे पास सिंपली विल शेल या विल शैल या विल शैल हैव यूज हो रहा होता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम इनको याद रख सकते हैं कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है तो वो कौन सा टेंस होगा। तो ये तो सिंपली यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट आई होप सो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, इनके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। अगर फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है तो इसका मतलब है कि वो वाला जो टेंस है हमारा वो कौन सा होगा? इंडेफिनेट। इंडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। अगर फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो हमारा टेंस है वो कंटिन्यूअस होगा। और अगर थर्ड फॉर्म यूज हो रही है तो परफेक्ट होगा। थर्ड फॉर्म जितने भी वर्ड्स होते हैं जैसे वॉक्ड, वेंट, तो इन सब का मतलब ही होता है कि वो काम मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म जब यूज हो रही होगी तो वो परफेक्ट होगा। यहाँ तक आई होप सो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं जी एग्जाम्पल्स की तरफ। जैसे शी डज नॉट अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे देखें डज लगा हुआ है, ऊपर हमने डू और डज पढ़ा कि कौन से टेंस में आते हैं, प्रेजेंट के अंदर आते हैं। तो यहाँ डज को देख के हम ये खुद से इन्फर कर सकते हैं कि ये वाला जो जुमला है ये प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ जो मैंने ऊपर हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट दिया था उसकी एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने पुट की है। आगे हम डिटेल से देख लेते हैं जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कम्प्लीटली स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस है उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। आदतें बताने के लिए, यानी कि हैबिट्स बताने के लिए, स्केड्यूल बताने के लिए, रूटीन बताने के लिए, इसके अलावा न्यूज़पेपर में यूज़ होता है, और कोई बयान या दलील देने के लिए या कुछ भी स्टेट करने के लिए। इसके अलावा जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं जैसे सूरज मशरिक से तुलू होता है। अब ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, सूरज कभी भी मगरिब से तो तुलू नहीं हो सकता। इसी तरह के और भी जो जैसे अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, इस तरह से ये जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। तो इन टेंसेस में भी कौन सा टेंस यूज हो रहा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले आपने इसके यूज को माइंड में रख लेना है कि ये यूज कहाँ कहाँ पे होता है। आगे उर्दू में इसकी पहचान किस तरह से कर सकते हैं हम? उर्दू जो जुमले होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उनके आखिर में आ रहा होता है ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं वगैरह। ये जिस जुमले के आखिर में आ रहा होगा, ये एक बेसिक आपको मैं इंट्रो इसका बता रही हूँ, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में तीन तरह के जुमले होते हैं ना, अफर्मेटिव,
नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, ये क्या होते हैं ये हम डिटेल से देखते हैं। अफर्मेटिव, इनको सिंपल सेंटेंसेस भी कहा जाता है और इनको पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है। अफर्मेटिव यानी कि जिसमें किसी बात का इकरार किया जा रहा होता है, जिसमें हाँ का इजहार किया जा रहा होता है, और यानी कि मैं ये काम करता हूँ, मैं खाना खाती हूँ, मैं सबक पढ़ती हूँ, तो यहाँ पे किसी बात को माना जा रहा है, इकरार किया जा रहा है, तो ये अफर्मेटिव में आते हैं। ठीक है, अच्छा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन हमारे पास हमने पढ़ा कि प्रेजेंट में हमारे पास, इंडेफिनेट में हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस एस या ई एस। एस कहाँ पे आएगा, ई एस कहाँ पे आएगा? तो एस जो है, सॉरी ई एस जो है ये थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तब यूज़ होता है जब हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तब, ठीक है, ये आगे हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। पहली एग्जाम्पल है हमारे पास, मैं वाइट बोर्ड पर लिखता हूँ, तो यहाँ आई थर्ड पर्सन नहीं है ना, तो सिंपली फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, आई राइट ऑन वाइट बोर्ड। अगर किसी थर्ड पर्सन का जिक्र होता तो यहाँ पे राइट्स आ जाता। आगे हमारे पास है, बारिश होती है, इट रेन्स। ठीक है, ये बाज़ औक़ात स्टूडेंट जो है ना वो इसमें कंफ्यूज हो रहे होते हैं, रेन इज़ फॉलिंग या इस तरह से वो लिख रहे होते हैं, तो इट रेन्स सिंपल इसकी ट्रांसलेशन होगी। आगे जो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक थर्ड पर्सन का कॉन्सेप्ट भी दे देती हूँ, जैसे इकरा खाना खाती है। ठीक है, इकरा ईट्स मील आएगा। ईट्स क्यों आएगा? क्योंकि इकरा थर्ड पर्सन है, मैं जिस बंदे से बात कर रही हूँ वो इकरा नहीं है, मैं जिससे बात कर रही हूँ उसको मैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात बता रही हूँ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ईट्स आएगा। एस या ई एस हमेशा थर्ड पर्सन के लिए आता है अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। फर्स्ट पर्सन वो बंदा होता है जो बात कर रहा होता है, सेकेंड पर्सन वो बंदा जिससे बात की जा रही है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, आगे हमारे पास है नेगेटिव। तो नेगेटिव में नाम से जाहिर है जिसमें किसी बात से इनकार किया जा रहा हो, जिन जुमलों में नहीं आ रहा होता है। इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है प्लस डू डज प्लस नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, डू और डज कहाँ पे आ रहा होता है? डू आ रहा होता है प्लूरल के लिए, दे वी यू एंड, और डज जो है ये सिंगुलर के लिए आ रहा होता है, ही शी इट, और जो है ना आई के साथ हमेशा डू आ रहा होता है। ठीक है, वैसे आई सिंगुलर है लेकिन आई के साथ डू आ रहा होता है। तो यहाँ पे जितने भी सिंगल नेम हैं उनके साथ आएगा डज। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं एक बंदा है ना, तो वैसे आई के साथ डू आता है, आई डू नॉट टेल अ लाई। अच्छा, यहाँ पे झूठ बोलने की इंग्लिश होती है टेल अ लाई, और सच बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक्स ट्रुथ। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो टेल ट्रुथ इसकी ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं। तुम झूठ नहीं बोलते हो, अब ये सेकंड पर्सन से मुखातिब हो जा रहा है, और यू क्योंकि प्लूरल है तो इसमें भी डू आएगा, यू डू नॉट टेल अ लाई। वो झूठ नहीं बोलती है, अब यहाँ पे देखें वो झूठ नहीं बोलती है, अब ये सिंगुलर है, जिसके बारे में बात हो रही है वो सिंगुलर है, तो वो लड़की है तो इसके साथ शी आएगा, शी डज नॉट टेल अ लाई। डज क्यों आया है? क्योंकि वो जो है ये सिंगुलर है। ठीक है, आई और यू के साथ डू आता है। वो दवा नहीं लेती है, शी डज नॉट टेक अ मेडिसिन। इसकी आपको समझ आ चुकी होगी। आगे हम देखते हैं इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव वो वाले सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है। और आपने एक और बात याद रखनी है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे होते हैं, और इनके आखिर में ये जो मार्क ऑफ इंटेरोगेशन है ना, सवालिया निशान, ये आपने मस्ट लगाना होता है, पेपर में इसके भी मार्क्स मिलते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले डू आएगा, डू प्लूरल के लिए, डज सिंगुलर के लिए, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप देखें एग्जाम्पल, क्या तुम वहाँ रहते हो, डू यू लिव हेयर। सबसे पहले डू आया, देन हमारे पास सब्जेक्ट यू है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव एंड ऑब्जेक्ट देयर। क्या तुम वहाँ रहते हो, डू यू लिव देयर। क्या वो तुम्हें पढ़ाता है, डज ही टीच यू। तो यहाँ पे भी आप देख लें, क्या वो तुम्हें पढ़ाता है, वो एक सिंगुलर पर्सन है ना, तो इसलिए यहाँ पे डज आ चुका है। अच्छा, एक और भी यहाँ पे इंटेरोगेटिव वो वाले इंटेरोगेटिव
जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक और टाइप के भी होते हैं जिसमें WH भी आ रहा होता है, तो इनको कहते हैं डबल इंटरोगेटिव। ठीक है, इसमें ऐसा होता है कि इसमें भी कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है, लेकिन इसका जो आंसर होता है वो यस और नो में नहीं होता, उसका एक डिटेल आंसर होता है, और ये मोस्टली WH से शुरू होते हैं। और जैसे इंटरोगेटिव होते हैं ना, वो उसका जो जुमला होता है वो स्टार्ट होता है क्या तुम वहाँ रहते हो, क्या तुम खाना खाते हो, इस तरह से। और इनमें कब, क्यों, कैसे, ये सारे वर्ड्स आ रहे होते हैं डबल इंटरोगेटिव में, ये आपने याद रखना है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कोई मुश्किल नहीं है, इंटरोगेटिव की तरह ही है, बस आपने डू और डज से पहले WH वाले जो वर्ड्स है ना उनका इजाफा कर देना है। WH का इजाफा होगा प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये देखें, हम कहाँ जाते हैं, तो इसका आंसर हम यस और नो में कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका हमें प्रॉपर आंसर करना होगा कि हम कहाँ जाते हैं। वेयर डू वी गो, वेयर डू वी गो। तुम क्यों रोते हो, वाई डू यू क्राई। तो ये था जी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट। आई होप सो आपको वीडियो की समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।